हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले दो सीरीज़ आपकी ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, जो कि ध्येय आईएएस की सीरीज़ थी। ये आपका टेस्ट नंबर 3 है। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है। सभी जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें होंगे, जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सारे मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन है। ये एकदम पेपर के पैटर्न पर है, तो आरओ पेपर पैटर्न पर है। पूरा 140 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट हुए। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना जरूर मत भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए अभी चैनल पर बने हैं, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन, अब इस एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कई क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ पर टिक भी लगा हुआ है, सॉल्व कर रही थी मैं तो उस टाइम, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन में है, सभी क्वेश्चंस में नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। क्वेश्चन को पहला आपका एक जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना कि क्या वो एग्जैक्टली पूछ रहा है। कभी कभी हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते कुछ हैं समझते कुछ हैं, और इसी वजह से क्या होता है, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम सही करके आए हैं, लेकिन जब मैच करते हैं आके घर पर तो पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्योंकि हम समझ नहीं पाए, बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ा गए। तो इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। पहला आपका जो होता है कि एकदम काम होकर के, शांत होकर के, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, आंसर दीजिए। जैसे क्या कह रहा है, पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी बोला है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में अब आप पढ़ लीजिए कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है। अगर एक ऑप्शन भी इसमें क्लियर होगा तो आप इसको आंसर क्लियर करोगे। जैसे चोलो, आप देख लो अन्नामलाई, तो अन्नामलाई आपने सुना होगा कि ये क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं है, बल्कि क्या है, पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, तो इसको आपने स्किप कर दिया। अब जहां पर तीन है वो एलिमिनेट कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही ऑप्शन आपका बचा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चोलो और लोहोत्से ये दोनों आपके क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, बल्कि जो अन्नामलाई ये पश्चिमी घाट में है, और सिरुमलाई जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ आपका रॉन्ग है। और चोलाऊ की बात करें, जो चोलाऊ है ये इसको अगर देखा जाए तो ये चोलाऊ पर्वत जो है दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से ये माना जाता है। यानी अगर देखा जाए तो समुद्र तल से चोलाऊ की जो ऊंचाई है वो 8201 यानी 8201 मीटर है। ठीक है, और वहीं लोहसे पर्वत की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद दुनिया का फोर्थ सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये जो है आपका लोहोत्से जो है ये माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चोलाऊ है और लोहोत्से है ये हिमालय पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें आपको मिलाना है, काफ़ी इजी है, ये तो आप चुटकी में कर लोगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो देख लेते हैं, गोल्डन क्रांति, गोल्ड। अब ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो हनी होता है, शहद होता है, वो किस कलर का होता है, गोल्ड कलर का ही होता है, गोल्डन होता है। तो इस तरीके से जो गोल्डन है, बागवानी देख लो, शहद देख लो, तो इसको आप क्या कर सकते हो, गोल्डन क्रांति इससे रिलेट कर सकते हैं। वहीं बात करें ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति का संबंध किससे, उर्वरक से है। वहीं पीली क्रांति की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तिलहन, ये तो सबसे ईजी है। वहीं काली क्रांति, ब्लैक क्रांति जो है पेट्रोलियम से है। अगर वहीं पूछ ले मत्स्य क्रांति किससे संबंधित है, अरे नीली क्रांति जो है मत्स्य से संबंधित है, मछली उत्पादन से है। गोल क्रांति की बात करें तो गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से है। लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति दो से हो जाएगा, दो से संबंधित, एक आपका मांस उत्पादन, दूसरा आपका टमाटर उत्पादन हो जाएगा। वहीं श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध यानी दूध उत्पादन से है। वहीं रजत क्रांति की बात करें तो ये अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन से संबंधित हो जाएगा। गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज और झींगा उत्पादन से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब आप ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए। वैसे अब ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछता, अब तो क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी कब कैसा क्या क्वेश्चन आ जाए वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, आयोग का दिमाग कहाँ घूम जाए, कभी कभी बहुत इजी से इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना कि कोई, देखिए अगर आप टफ क्वेश्चन, तो चलिए सबके लिए टफ होता है, इजी क्वेश्चन ना गलत हो। ये जो सिलेक्शन से बाहर होता है इंसान, वो इजी क्वेश्चन को ही क्या करता है, गलत करके चला आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि छोटे से छोटे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए। बार बार रिवाइज करेंगे तो ये जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो कभी गलत नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार से नॉर्थ टू साउथ में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। नॉर्थ टू साउथ क्या करना है, आपको अरेंज करना है।
अगर नॉर्थ टू साउथ की बात की जाए तो आप ध्यान दीजिए कि नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। आपको लोकेशन पता होगा तो आप जान लोगे। नंदा देवी उत्तराखंड में है। केटू आपका कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। दोदा बेट्टा आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु। और अनाईमुड़ी आपका कहाँ है? केरल। तो सबसे पहले आपका क्या पड़ेगा? लद्दाख, ठीक है, तो यानी 2 जिसमें हो, ठीक है, तो यानी K2 लद्दाख, फिर आप उत्तराखंड ले लो नंदा देवी, यानी 2-1 उसके बाद आपका दोदा बेट्टा ले लीजिए, तमिलनाडु, ठीक है, 2-1-4-3 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन है, 1-2 खाली मतलब चेंज है, बाकी सारा सेम है। K2 आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, K2 लद्दाख, ये दोनों तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तारा पहाड़ी की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और कंचनजंगा कहाँ पर है? इसमें है, सिक्किम में है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? अब इसमें देखना क्या सही नहीं है। अब क्या करेंगे ना, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही है, 1-2 लगा के, जो भी सही होगा वो लगा के चलेंगे, और नहीं तो इसको स्किप ही कर देंगे कि नहीं पूछा है भैया, ये नहीं पूछा है कि आप सही लगा के चले जाओ, क्या पूछा है कि सही नहीं है, और सही नहीं है तो चलिए देख लेते हैं। तो पहली चीज आपको देखना है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं जो सीधे सीधे बोल देता है कि भैया इसका जो है ये ऐसे ऐसे इतना में फैला हुआ है, वो मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। अगर देखिए लगभग कई चीज़ें होती है ना, ऊंचाई ये सब याद नहीं रहती, जो फेमस चीज़ें हैं वो तो याद रहती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पूछ ले, प्रायद्वीपीय पठार पूछ ले, ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन कभी कभी इतने सारे माउंटेन्स होते हैं लगभग उसके पूछ लेते हैं, तो सब तो याद नहीं रहते, तो कहीं कहीं क्या होता है आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर देख लीजिए इसका पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा देखना है कि मैक्सिमम टाइम ऐसे क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। सेकंड क्या कह रहा है? प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। पश्चिम से पूरब की ओर क्या हो रही है? कम होती जाती है। और इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, पहली बात क्या ध्यान रखना है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है पूरब में गिर पहाड़ी है कि पश्चिम में गिर पहाड़ी है? गुजरात में गिर पहाड़ी है, तो ये गिर पहाड़ी जो है पश्चिम में है, और पूरब में क्या है? राजमहल पहाड़ी है। तो ये तो उल्टा दे दिया, अपोजिट दे दिया, तो इस तरीके से थर्ड तो नहीं सही है, ठीक है, थर्ड तो नहीं सही है, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, बचा ए या डी। अब ये देखना, ये स्टेटमेंट एकदम राइट है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है, प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट राइट है। जब सेकंड राइट है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा कौन सा कि कौन सा सही नहीं है? तो एक मिनट, क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है ना, देखिए थोड़ी देर के लिए हम भी कंफ्यूज होंगे कि क्या सही है, ये हमको लगाना क्या सही नहीं है। तो थर्ड आपका सही नहीं है, तो ये आपने ले लिया, ठीक है, यानी ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ये, यानी फर्स्ट भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये 1000 से 1500 नहीं बल्कि 600 से 900 मीटर के मध्य ये है, ठीक है, 600-900 के बीच में ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। अगर देखा जाए तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा देखिए तो उसी से क्लियर हो जाएगा कि ये जाते जाते कहाँ जा रही है, किस साइड जा रही है, इसी से जा रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और प्रायद्वीपीय पठार चारों तरफ से क्या है? पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो पूर्व में राजमहल, पश्चिम में गिर पहाड़ी और दक्षिण में वही इलायची पहाड़ी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, कथन कारण दिया है, कथन कारण इसको थोड़ा दिख रहा होगा कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, उत्तरी मैदान में कुछ जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण क्या है? जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो ये तो एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं और भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में वर्षा हो जाती है, लेकिन ये दोनों क्या है? सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है जब शीत ऋतु होती है तो उसमें अनेकों चक्रवातीय अवदाब जो है वो भूमध्य सागर से पूर्व की ओर, भूमध्य सागर है तो भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हुए भारत के उत्तरी मैदान में पहुंचते हैं और इस क्षेत्र में अवदाब
और इस क्षेत्र में ये अवदाब जो हैं थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होता है। तो अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल के तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, लेकिन तो ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट तो दोनों सही है, ठीक है, लेकिन क्या है ये क्या क्या कहते हैं उसको, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कथन कारण है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा का मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई आपको प्रतीत होगी, घटती हुई मिलेगी। ठीक है, एकदम सही है, थोड़ा दिमाग लगाइए तो एकदम चले कि पश्चिम की ओर क्या होती है, वर्षा कम होती चली जाती है। कारण क्या है, गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। गंगा के मैदान में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे आर्द्रता मानसून पवन और ऊंचाई पर जाती हुई मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा कह रहा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो अगर बात करें तो ये जो है रामगंगा नदी की बात करें तो ये तो सही है कि कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा नदी क्या है, गैरसेन के निकट, रामगंगा नदी गैरसेन के निकट जो गढ़वाल की पहाड़ी गैरसेन के निकट वहीं से निकलती हुई और उत्तर प्रदेश में आती है। यूपी में आते ही नजीबाबाद के निकट प्रवेश करती हुई अंत में जाके कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और वहीं बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि, ध्यान रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा, प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास मिलती तो है यमुना नदी में, लेकिन प्रयागराज के पास नहीं बल्कि कहाँ पर, हमीरपुर के पास मिलती है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण है यहाँ फिर दिया, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, करेक्ट। कारण क्या है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ में हमेशा जल बना रहता है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमेशा जल बना रहता है, क्योंकि इनका उद्गम क्या है, हिमानियों से होता है, जो ग्रीष्म काल में भी इन्हें क्या है, जल प्रदान करती रहती हैं। साथ ही देखें तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से भी प्राप्त करता है। सो बोथ आर राइट, लेकिन जो देखें तो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कथन कारण, ओडिशा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो ये क्या कहते हैं, ओडिशा तट है, ये भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। अब ये बताना है कि सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो है तो दोनों, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा। चलिए इसमें देखते हैं कि अगर देखा जाए तो भारत की आकृति आप देखे होंगे तो ये इस तरीके से, मतलब मैं मैप साइज नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन ठीक है ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ये कैसा है, चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो अगर देखें तो इसके पूर्व में इस साइड जो है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में देखें तो अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ आने वाले जो चक्रवात है इन्हीं दो जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो जो चक्रवात है इन्हीं दो जलीय क्षेत्र में पैदा होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप से बने लो प्रेशर, यहाँ जो होता है लो प्रेशर होता है, प्रेशर लो होता है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। तो अधिक ताप से बना जो लो प्रेशर है उसके कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात कब आते हैं, अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात अक्टूबर और नवंबर महीने में आते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो पूर्वी तट का सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो, एक मिनट कहाँ चला गया, ओडिशा तट भारत में सर्वाधिक प्रवण, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो भूविज्ञान अध्ययन केंद्र जो तिरुवनंतपुरम है उसके अनुसार पूर्वी तट जो है देश का सर्वाधिक चक्रवात, पूर्वी तट, ठीक है, पूर्वी तट जो है वो देश का सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से है जो है वो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, आपको सूची 1 से सूची 2 मिलाना है कि कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है। अगर देखें मरखा घाटी, ये क्वेश्चन तो एक बार पूरा सेम टू सेम पूछ लिया, वही यहाँ पे आपका क्या क्या कहते हैं पेस्ट कर दिया गया ऐसा लग रहा है। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। मरखा घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। जुकू घाटी की बात करें तो जुकू घाटी आपका कहाँ पर है, नागालैंड में स्थित है। वहीं युथांग घाटी की बात करें, युथांग घाटी थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो गई, तो चलिए इसको फिर से समझते हैं कि 2 कारण दिए गए हैं कथन कारण। तो इसमें क्या कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ये तो एकदम सही है, लेकिन भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये गलत है। क्योंकि भारत के पूर्वी तट पर मतलब सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है पश्चिमी तट पर होती है, ठीक है, तो पश्चिमी तट पर बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए तो इस कारण देखा जाए तो ये कथन जो है ये आपका कारण गलत है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सही हो और आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसल चक्र के बारे में देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो क्या ये सही है। फसल पहले तो ये देखना है कि फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त, तो कर लेंगे, मैपिंग का सीरीज चल रहा है वहाँ पे, अभी कुछ दिन से गैपिंग है थोड़ी हेल्थ की वजह से, बाकी जब ठीक हो जाएगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी जितने लेक्चर्स वहाँ अपलोड हैं अफ्रीका के और नॉर्थ अमेरिका के वो आप देख लीजिएगा। कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं, ये देख लेते हैं। स्लोवाकिया, तो स्लोवाकिया की बात करें तो ये एक क्या है, यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश है, ठीक है। और इसके पड़ोसी देश में देखें स्लोवाकिया के तो हंगरी आपको मिलेगा, ऑस्ट्रिया आपको मिलेगा, चेक गणराज्य आपको मिलेगा, और क्या मिलेगा, पोलैंड मिलेगा और यूक्रेन मिलेगा, यूक्रेन मिलेगा। अगर बात करें सर्बिया तो सर्बिया इसका पड़ोसी देश नहीं है, सर्बिया जो है हंगरी का पड़ोसी देश है, हंगरी का पड़ोसी देश ना कि इसका है। तो स्लोवाकिया में कौन कौन है, चेक गणराज्य है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, यूक्रेन है, पोलैंड है। तो इस तरीके से देखें तो एक को हटा करके 2, 3, 4 ये सी ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं। सूची 1, 2 को देख लेते हैं। देश और राजधानी, तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, इंपॉर्टेंट, सही है। बुल्गारिया की कौन सी है, बुल्गारिया की बुखारेस्ट नहीं है बल्कि बुल्गारिया की सोफिया है। हंगरी की क्या है, हंगरी की जो है ये बुडापेस्ट है, और रोमानिया की क्या है, बुखारेस्ट है, ठीक है। स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, बुल्गारिया सोफिया, रोमानिया बुखारेस्ट और हंगरी बुडापेस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, बुडा और बुखारेस्ट में गड़बड़ मत करिएगा। हंगरी बुडापेस्ट मतलब हंगरी है भूखा है तो पेस्ट उसको चाहिए, पेस्ट्री खाना है तो पेस्ट चाहिए, और बुल्गारिया तो बुखारेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, बताना मतलब ये कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो अंध महाद्वीप की बात करें तो ये कहाँ पर है, अंध महाद्वीप ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, अंध महाद्वीप अफ्रीका में है। विश्व की छत पामीर पठार और हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है। कोयला एक अवसादी शैल है, कोयला एक अवसादी शैल है, ठीक है, देख लेते हैं। कोयला एक अवसादी शैल है और दूसरा बेसाल्ट एक आग्नेय शैल है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट राइट है कि बेसाल्ट जो है ये आग्नेय शैल है और इसमें ग्रेनाइट आता है। आग्नेय शैल होता क्या है ये देख लीजिए कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय जो भूगर्भ से निकलता लावा है वो निकलेगा तो लावा, लेकिन धरातल पर जो आएगा, ठीक है, धरातल जब लावा, देखो नीचे मैग्मा रहता है तो जब ऊपर आता है भूगर्भ से निकलता है तो लावा, ठीक है, तो जब लावा निकलता है तो वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद आग्नेय शैल में वो चेंज हो जाता है और इसी को ही प्राथमिक शैल कहा जाता है। और ये जो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल
आग्नेय शैल, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसको प्राथमिक शैल कहा जाता है और दूसरा इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें, आग्नेय शैल के उदाहरण में बेसाल्ट तो है ही, आपने देख ही लिया। सेकंड आपका ग्रेनाइट देख लीजिए, ग्रेनाइट भी आग्नेय शैल का उदाहरण है। फिर आप देख लीजिए इसमें डायोराइट भी इसी का उदाहरण है आग्नेय शैल का। गैब्रो इसी का उदाहरण है। एक है पेग्माटाइट भी इसी का उदाहरण है। वहीं बात करें अवसादी शैल की, तो जब अवसादी शैल क्या होता है कि जब चट्टान जो है, चट्टान चूड़ मतलब चूड़ हो जाए, एकदम उसका बारीक हो जाए। ठीक है, तो चट्टान चूड़ के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, ये परतदार होते हैं, तो परतदार होते हैं इसलिए उसमें क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कोयला तो अवसादी शैल है ही, साथ ही साथ खड़िया है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, ये सारे क्या हैं, अवसादी शैल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कह रहा है। सूची मिलाना, उच्चतम शिखर किस देश में स्थित है। जैसे कह रहा है माउंट लोगन जो उच्चतम शिखर है ये कहाँ पर है, कनाडा में। माउंट लोगन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, माउंट लोगन कनाडा में है। माउंट मैकिनले की बात करें तो ये अमेरिका में जो अलास्का है ऊपर, अमेरिका में जो अलास्का वाला रीजन है ऊपर है। ठीक है, अमेरिका में ऐसे जो है, तो यहाँ पे जो अलास्का वाला रीजन है तो वहाँ पर ये क्या है माउंट मैकिनले। और माउंट कॉस्किस्को जो देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, कॉस्किस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो माउंट लोगन कनाडा, माउंट मैकिनले अमेरिका मैक्सिको, माउंट ऑस्ट्रेलिया, तो 3-2-1 सी ऑप्शन। नेक्स्ट कथन कारण देख लेते हैं, परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। करेक्ट, कारण क्या है, यह मेखला विवर्तनिकी दृष्टि से अति सक्रिय है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है, तो ये भी सही है। तो ये कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, विचार करते हुए बताना है कौन सी स्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में आ बहती हैं। कौन सी स्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में आ गिरती हैं, कौन सी ऐसी नदियां हैं। तो अगर बात करें तो डॉन नदी, सिरदरिया नदी, बोलगा और यूराल है। तो यहाँ पे जो बोलगा नदी है और यूराल नदी है, ये क्या करती है, स्थलरुद्ध कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। लेकिन वहीं डॉन नदी की बात करें तो डॉन है तो ये काला सागर में जाएगी। डॉन है, जो डॉन होते हैं वो थोड़ा सा दिमाग उनका मतलब उनका जो काम होता है वो थोड़ा गलत होता है, तो गलत होता है यानी वो दूसरे उसमें जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, काला है तो काले सागर में जाएगी, उनकी गलत है वो काले सागर में जाएगी उनकी जो है। ठीक है, नदियां हैं। और सिरदरिया नदी जो है वो सिरदरिया अरल सागर में जाएगी। तो ओल्गा और यूराल जो है ये कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्या है, कथन कारण मिलाते हैं, मैच करना है। स्प्री नदी, राइन नदी, सेन नदी, एल्ब नदी। तो स्प्री नदी जो है वो बर्लिन, ठीक है, और राइन नदी जो है ये राइन बॉन, सेन नदी पेरिस, एल्ब नदी हैम्बर्ग। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्प्री बर्लिन में, और राइन जो है बॉन, सेन पेरिस, एल्ब हैम्बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कथन है, कथन कारण, कथन 1 कथन 2 देखना है। ग्रीष्म में महाद्वीपों और महासागरों के तापमान विपर्यता शीत ऋतु की अपेक्षा, शीत ऋतु क्या कह रहा है कि ग्रीष्म में महाद्वीपों और महासागरों के तापमान विपर्याप्तता हाँ शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, कथन दूसरा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की पता नहीं क्या लिखा, भूपृष्ठ क्या कह रहा है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की तुलना में भूपृष्ठ की ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, भूपृष्ठ की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका जो है ये देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, कथन 1 कथन 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीष्म में महाद्वीपों और महासागरों के तापमान भी ठीक है, ये सही है। ठीक है, और ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन क्या कर रहा है, दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं कि देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी 2 भागों में, पृथ्वी और स्थल, संपूर्ण पृथ्वी जो है जल और स्थल 2 क्षेत्र में बटी है। और दोनों क्षेत्र में देखा जाए तो मौसम के अनुसार तापमान में अंतर पाया जाएगा।
सर्दियों की तुलना में अगर गर्मी में देखें तो महाद्वीप यानी कि स्थल और महासागर यानी जल के बीच अधिक तापांतर पाया जाता है। सही है ना, क्योंकि महासागर जो है धीरे धीरे और स्थल जो होता है तेजी से गर्म होता है। तेजी से स्थल जो होगा वो तेजी से गर्म हुआ, तेजी से ठंडा हुआ, लेकिन महासागर जो है धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो भूमि की तुलना में अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो भूमि की तुलना में अधिक होती है। तो इस कारण से दोनों कथन सत्य हैं, बट क्या है, कथन दूसरा जो है कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पहले पढ़ लेते हैं, वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ध्रुवीय बर्फ क्षत्रक वायु का प्रकरण कर लेते हैं। तो इसमें केवल बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, यही इसका रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वक्तव्य दिए गए कथन कारण देख लेते हैं। जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, ये सही है। और कारण क्या है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगर बात करें तो जैवमंडल देखें तो जैवमंडल के अंतर्गत जैविक अजैविक दोनों शामिल किया जाता है। और जैवमंडल का निर्माण की बात करें तो वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल से बना हुआ है। वायुमंडल जो है, जो जैवमंडल है वो वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल से बना हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, यह स्थलमंडल, ठीक है, ये आपका बीच वाला जो है ये क्या है, जैवमंडल है, जैवमंडल। और ये किससे किससे, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल से बना हुआ है। और जैवमंडल की बात करें तो ये एक ओपन सिस्टम है, खुला विवृत तंत्र है, क्योंकि इनमें पदार्थों का निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है, परंतु जो ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाता है। और इस ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, यानी ऊर्जा के निवेश और व स्थानांतरण पर क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर आपका गाइज ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन जैवमंडल और उनकी अवस्थिति। सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है। काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 सूची 2 में मिलाना है कि हरित पादप किसका उदाहरण है। हरित पादप तो उत्पादक का उदाहरण है। ठीक है, वहीं पशु परजीवी की बात करें, पशु परजीवी द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण हैं, पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं, और कवक फंजाई जो हैं वो अपघटक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिएगा, काफ़ी इजी था ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन कारण यहाँ भी दिया है। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का हो जाता है, ये तो एकदम सही है। ठीक है, कारण क्या है, मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ए सही है, आर गलत है। क्या कह रहा है कि जाड़े की अपेक्षा ठंडी तथा भारी वायु में मोटर गाड़ियों के द्वारा उत्सर्जित धुआं जो है वातावरण में संघनित हो जाता है, जिसके कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर जो है हाई हो जाता है। जबकि ठंडे मौसम में गाड़ियों में जो ईंधन दहन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती, कम हो जाती है, ना कि अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है कौन सा सही है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, एकदम सही है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, सही है। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत में 2010 से कृषि मृदाएं पर्यावरण में लगभग 70% से अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, और वहीं पर्यावरण में लगभग देखें तो 80% अमोनिया का उत्सर्जन मवेशियों के द्वारा होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब इसमें 3 गलत है और एक सही आपको दिखाना है। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्स वेस का है, इकोसिस्टम टांसले का है, इकोलॉजी
हैकल का है। इकोलॉजी हैकल का है। इकोलॉजी हैकल का है। जैव विविधता रोजन का है। रोजन, इनका पूरा नाम वाल्टर जी रोजन। तो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्सवियस इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसका है? टांसले का है। इकोलॉजी हैकल का है। जैव विविधता WG रोजन का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया हिस्ट्री पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर वर्मन, ईश्वर वर्मन सही सुमेलित नहीं बताना है। ईश्वर वर्मन का कौन सा फेमस है? तो ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रस्तर लेख सही है। ठीक है, ईशान वर्मन, ईशान वर्मन का हरहा पाषाण अभिलेख सही है। वहीं जीवित गुप्ता का देखें तो देव बर्डा का अभिलेख सही है। सर्ववर्मन का गया नहीं, सर्ववर्मन का असीरगढ़, असीरगढ़ ताम्रपत्र जो है, असीरगढ़ ताम्रपत्र इनका सर्ववर्मन का है। ठीक है, तो गया जो है, गया जो है ये समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त, गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त से गया ताम्रपत्र का संबंध है। सर्ववर्मन, असीरगढ़, ईश्वर वर्मन, जौनपुर, जीवित गुप्ता, देवबड़ाक, ईशान वर्मन, हरहा पाषाण अभिलेख। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति सिंधु और पंजाब में परिपक्व हुई। ठीक है, वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। ठीक है, यहाँ पे सही बताना ना, वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो ये भी, यानी यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीर्थंकर और उनके जन्म स्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख ही दिया है कि ऋषभनाथ का संबंध जो है ये कहाँ से है? ऋषभनाथ, इनका जन्म स्थान जो है अयोध्या से है। और संभवनाथ, संभवनाथ की बात करें, संभवनाथ श्रावस्ती, पद्मनाथ कौशाम्बी, पार्श्वनाथ काशी, पार्श्वनाथ काशी, मतलब ये काशी के राजा, वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। और इनका विवाह कुशस्थल देश की जो राजकुमारी थी प्रभावती के साथ हुआ था। वहीं पद्मनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे और इनका जन्म जो है पद्मनाथ का ये कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अगर देखें संभवनाथ, तो संभवनाथ ये जो है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हैं जैन संभवनाथ, और संभवनाथ का जन्म कौशाम्बी में। नेक्स्ट चलते हैं। महाजनपद और राजधानी बताना है। मत्स्य की राजधानी, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोटन। काफ़ी इजी था ये तो। आगे चलते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपके 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। शिलप्पाधिकारम, शिलप्पाधिकारम किसका है? ये संगम, पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये संगमकालीन महाकाव्य है और इसकी रचना शिलप्पाधिकारम की इलंगो अदिगल ने की थी। और ये जो थे शेन गुट्टवन के अनुज थे, छोटे भाई थे, इलंगो अदिगल ने किया था। मणिमेखलई की बात करें तो यह भी संगमकालीन महाकाव्य है और इसकी रचना जो है मणिमेखलई की शीतलई सत्यनार ने की थी। शीतलई सत्यनार ने की थी मणिमेखलई की, तिरुमाजेशी नहीं किए थे, गलत है। और कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। ठीक है, तिरुवल्लुवर ने की थी। और तिरुमदल की रचना तिरुमंगई अलवार ने की थी। तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन मतलब गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट कि ये अधिकारी हैं और इनका कबीला किस संबंधित है ये देखना है। इल्तुतमिश शमसी वंश के थे। बलबन जो थे, बलबन का इलबरी है, बलबन का इलबरी हो जाएगा। और जमालुद्दीन याकूत हबसी और मंगू तो आसान है, इल्तुतमिश भी आसान था। तो ए का 1 और डी का 2, ए का 1 डी का 2, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी, किसमें ये मतलब क्या कहते हैं निपुण थी? तो यहाँ पे सारे जो फील्ड थे, चारों क्षेत्र, इन सभी में निपुण थी। आगे चलते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, नाभादास, रसखान, उस्मान। तो ध्रुवदास की बात करें तो इनका जो है भगत नामावली है, भगत नामावली है। नाभादास का भक्तमाल है। रसखान का रसिक प्रिया नहीं, बल्कि रसिक प्रिया किसका है? केशवदास का है, केशवदास का है। रसखान
का नहीं है और उस्मान की चित्रावली है। तो ये ध्यान रखना है। ध्रुवदास का भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल और केशव दास का रसिक प्रिय, उस्मान का चित्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण की बात की गई है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। कारण उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो ये तो सही है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि हाँ अपने अपने हिसाब से ये सही, लेकिन यही रीज़न था कि उसकी व्याख्या कर रहा, तो ये गलत है कि विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था इसीलिए वो हमेशा अपनी राजधानी से दूर व्यतीत था। तो ये नहीं, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर बात करें तो शाह आलम द्वितीय की उपाधि लेकर के अली गौहर इनका नाम था। तो ये जब गद्दी पर बैठते हैं तो अपनी उपाधि ले लेते हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो लेकिन मुगल सम्राट इतना शक्तिहीन हो गया था कि वह 12 वर्ष के बाद मराठों की हेल्प लिया और मराठों की हेल्प से दिल्ली में ये प्रवेश किया। फिर क्या है, शाह आलम द्वितीय के दिल्ली से दूर रहने का कारण ये था कि जो रुहेला सरदार नजीबुद्दौला तो रुहेला सरदार नजीबुद्दौला के पुत्र थे, ठीक है। उनके पुत्र और उनके पोते, इनका इन लोगों का खौफ था। तो गुलाम कादिर उसका नजीबुद्दौला का पोता था। तो उसने क्या किया, 1788 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था। साथ ही जो उत्तरवर्ती मुगल काल में उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का सदा भय बना रहता था, जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के रूप में समय समय पर आए भी, नादिर शाह का अटैक हुआ, अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कथन कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन सा कोड सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% सामान्य शुल्क से 30 लाख रुपए के भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। क्या कह रहा है कि शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के उसमें देखा जाए तो भुगतान के बदले मुक्त कर दिया कर। मुर्शीद कुली जफर खां ने कंपनी के दस्तक को व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन सही है, पहला सही नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर बात करें तो बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने के लिए 1651 में बंगाल के जो सूबेदार थे उनका नाम था शाह शुजा ने एक फरमान जारी किया जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था, ठीक है। कितना, 3000 रुपये में, ना कि 30 लाख रुपए। और दूसरी चीज़ क्या देखना है कि बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां ने अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार पर चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा और उसने अपनी कंपनी को निर्देश दिया कि दस्तक का प्रयोग कंपनी के अधिकार अपने निजी व्यापार के लिए ना करें। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2-3 सही है और पहला सही नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपट को पढ़ें और बताना सही काल क्रमानुक्रम पता लगाना है। नरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्या है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स आउटरम रिपोर्ट्स। अब इनके सन इतना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो आपको नहीं पता रहेंगे, तो उसको आपको क्या कर देना, स्किप कर देना, वहाँ रिस्क उसका नहीं लेना आपको। चलिए इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं। नैरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस हिंदुस्तान की बात करें तो ये रपट जो जारी की गई वो 1824 से 25 में जारी की गई, ठीक है। वहीं देखें जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स तो ये आपका है 1849-50 जो है ये कर्नल स्लीमैन ने लिखा था, ठीक है। 1849-50 ये कर्नल स्लीमैन ने लिखा था। और आउटरम रिपोर्ट जो है ये 1856, ये तो इसी के आधार पर अवध का विलय किया गया था ना 1856, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो पहला
1 2 3 क्रमशः ही है, ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेंसिटार्ट का युद्ध, मतलब बेंसिटार्ट के समय में बक्सर का युद्ध, ठीक है, और बक्सर का युद्ध 1764। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग नहीं। जो अगर बात करें, एक मिनट, आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग तो सही है, लेकिन कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 में हुआ था। वहीं लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये लॉर्ड वेलेजली 1799 में। वहीं बात करें कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कह रहे हैं ना, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में 1817-18 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के समय में। तो ये आपको ध्यान रखना। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में 1775 से 1782 में हुआ था। तो तीनों युद्ध देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 82 वॉरेन हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 वेलेजली, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये आपको क्रमशः पता होना चाहिए। फिर है सूची, और मतलब एक पहली सूची को दूसरे से मिलाना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम ये आया था 1878 में, शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह अधिनियम 1869। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, आ सकता है क्वेश्चन। भारतीय शस्त्र पूछे 78, शाही पद पूछे 76, उच्च न्यायालय अधिनियम पूछे 1861 के उससे हुआ था, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए कौन से कारण जिम्मेवार थे? 3 ऑप्शन हैं और आपको कूट मिलाना है कौन कौन से जिम्मेवार थे। क्या तीनों थे या केवल एक था, क्या था? तो देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंक और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को स्वजन परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया, तब देशी निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई। सभी सत्य हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, आप कर लोगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो डिस्कस कर लेते हैं खाली कि बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 1764 में, बंगाल का सिपाही विद्रोह। कच्छ का विद्रोह 1816 में हुआ, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ, संथाल 1855 में, कोल 1831 में। तो इस तरीके से आप अगर सन पता रहेगा तो आप कूट भी मिला ही लेंगे। आगे चलते हैं। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नाना साहब कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे मध्य भारत, कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश। तो कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है, बिहार के जगदीशपुर से संबंधित। आगे चलते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में देख लेते हैं। यह उन सम्राट वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। गलत बताना है। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था, सही है। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो पहला ऑप्शन इनका गलत है। पहला जो है ये गलत है कि जो जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी, ये इनका गलत है, बाकी इनका सही है। और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की पहली जो रचना थी तोहफत उल मुबाहिदीन थी, ठीक है। और ये अद्वैतवाद और ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन इन्होंने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, कथन कारण है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे देखा जाए तो दोनों आपके स्टेटमेंट मतलब सही है, लेकिन देखा जाए तो व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और कथन कारण सेम वही चीज यहाँ भी है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है,
और नेक्स्ट कारण क्या कह रहा है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो कि आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे जो आपका है ये आपके दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। सूची 1 सूची 2 देख लेना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किससे संबंधित थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से संबंधित है। मीनू मसानी की बात करें तो मीनू मसानी आपके स्वतंत्र पार्टी से थे, S.A. डांगे कम्युनिस्ट पार्टी से थे और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में क्या है ना, मैंने जब मैं पढ़ रही थी ऑलरेडी तो मैं इसमें क्या कर रही थी, लिख दिया था, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको रट लीजिएगा जो नहीं पता होगा। रिवीजन एक तरीके से रिवीजन भी हो जा रहा है, टेस्ट भी हो जा रहा है, रिवीजन भी हो जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, घटनाएं हैं कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई अधिवेशन 1885 में हुआ था, ठीक है, और पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और देखा जाए तो बंगाल का विभाजन करजन के काल में 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको वापस ले लिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये 1906 में ढाका में आगा खां सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में की गई थी। और नरम दल और गरम दल के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए सूरत का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कथन कारण फिर दिया है। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है, 1907 में रास बिहारी घोष ने की थी। जो अधिवेशन 1907 में हुआ था सूरत में, उसका नेतृत्व क्या बताना है यहाँ पे, कौन निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो कह रहा है उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया, ठीक है, ये तो एकदम सही है। और इसकी अध्यक्षता जो थी SP सिन्हा ने की, SP सिन्हा ने नहीं की थी, उन्होंने की थी, क्या नाम है इनका, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 वाली। तो इसमें क्या बताना है, 1 मिनट, कथन 1, 2 और 3 सभी गलत हैं, नहीं तीनों नहीं गलत है। यहाँ पे जो होगा वो आपका C ऑप्शन होगा कि 1, 2 सही है किंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि वो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, सिन्हा ने नहीं किया था। कथन कारण क्या है, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया, ठीक है, एकदम सही है। कारण क्या है, राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध एक प्रबल तत्व था, तो ये भी सही है। और कथन कारण क्या, स्पष्टीकरण भी है। सूची 1 सूची 2। अब आ गया साइंस का क्वेश्चन। उच्च वेग किसका है, मैक का है। तरंग दैर्ध्य किसका है, एंगस्ट्रॉम का है। दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, तो 1, 2, 3, 4 क्रमशः ही मिले हुए हैं। नेक्स्ट ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर जो है वो आपका किसके लिए, वाहन के पहियों को दूरी तय की गई दूरी मापने का है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक। अमीटर जो है विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं, बल्कि अमीटर जो है ये किसी वैद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाले विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, ठीक है, और इनकी सहायता से विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। आगे चलते हैं। कथन कारण, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ठीक है। कारण क्या है, नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है, गलत है, ये बढ़ाता नहीं है बल्कि क्या करता है, वो नमक के मिश्रण से जल का क्वथनांक बढ़ता है, जबकि नमक को जल में यानी बर्फ में मिलाने पर जल या बर्फ का जमाव बिंदु कम हो जाता है। तो इस तरीके से देखें कि तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, C ऑप्शन। कथन कारण, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। क्या कह रहा है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है।
तो अगर देखा जाए तो लाल प्रकाश नहीं बल्कि हरा प्रकाश, हरे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, और प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर ऊर्जा कम होती है और तरंग दैर्ध्य कम होने पर ऊर्जा अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो ऊर्जा कम और तरंग दैर्ध्य कम होगी तो ऊर्जा अधिक होगी। तो क्या कह रहा है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। तो देखा जाए तो हरा रंग लाल रंग से ज़्यादा ऊर्जस्वी होगा, तो एक गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम होता है, तो इस तरीके से एक गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्वरित आघात से भवन को बचाने के लिए त्वरित चालकों का उपयोग किया जाता है। त्वरित चालकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? त्वरित चालक अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाते जिससे कि त्वरित अधिमान्य रूप से इस पर ही आघात किया जा सकता। त्वरित चालक भवन की सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित कर आघात के प्रभाव को इसमें को क्या कर देते हैं, या यहाँ जल्दी नहीं मिला ठीक से तो क्लियर नहीं है। एक मिनट, क्या कह रहा है, त्वरित आघातों से भवनों को बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए फिर से पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है कि एक मिनट, त्वरित चालक भवन की सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित कर आघात के प्रभाव को कम कर देते हैं। ठीक है, त्वरित चालक सारे आवेश को भूमि के काफ़ी करीब, पता नहीं क्या, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है कि अधिक है कम क्या लिखा, तो गलत बताने से अच्छा है कि छोड़ ही दिया जाए। आगे चलते हैं। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो इसमें देखा जाएगा तो ये जो आपका है आयनी यौगिक के अल्कोहल में अविलय होते हैं, ये तो सही है, लेकिन ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, क्या होता है कि आयनिक यौगिक में विद्युत अपघट्य जल में डालने पर धनात्मक और ऋणात्मक भागों में बढ़ जाता है और ये यौगिक कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक अपने जलीय विलयन में विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो इस तरीके से देखें तो मतलब इसका जो है ये जो है ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूची 1, सूची 2, वाशिंग सोडा की बात करें तो ये सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से संबंधित है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट से है और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने क्या खोज किया उससे संबंधित है। तो जेडी वॉटसन की बात करें तो ये जेबी वॉटसन आणविक जीव विज्ञान से संबंधित है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और लुई पाश्चर की बात करें तो सूक्ष्म जैविकी से संबंधित है, माइक्रोबायोलॉजी। क्या लिखा है, कॉल लिन्नॉस की बात करें तो ये वर्गीकरण विज्ञान से संबंधित, टैक्सोनॉमी। और चार्ल्स डार्विन ये तो विकास से संबंधित ही हैं। तो वॉटसन आणविक जीव विज्ञान, लुई पाश्चर सूक्ष्म जैविकी, कॉल लिन्नॉस टैक्सोनॉमी और डार्विन विकास से संबंधित हैं। एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं। एंजाइम जो हैं जैव उत्प्रेरक हैं, एकदम सही है। ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां ये उत्पादित होते हैं। इंपॉर्टेंट स्टार बनाइए, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। सुमेलित नहीं है, बताना है सुमेलित नहीं है। तो नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक, ठीक है, ये जैव उर्वरक। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है। एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशक। ये जो एजोटोबैक्टर हैं ये जीवाणु ये शैवाल और कवक वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के उसे उर्वरक के रूप में बदलते हैं और स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन इनका उपयोग कीटनाशक के रूप में नहीं किया जाता है। ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री फसल पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो ये कीटनाशी नहीं है। कौन सा सही है? एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन होते हैं, डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए में जीनोम होते हैं। क्या कह रहा है? एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए संजीन होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो इसमें बताना आपका कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है।
कि सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कभी कभी कारण, और जबकि एड्स जो है रेट्रोवायरस के कारण होता है। एडिनो वायरस जो है ये एक गैर आवृत, ठीक है, नॉन इनवेलप्ड, एक गैर आवृत वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका आनुवांशिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंड डीएनए युक्त है, ठीक है। एडिनो वायरस डबल डीएनए है, एकल वाला नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है गलत है, ठीक है। डबल स्टैंड डीएनए युक्त न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। श्वसन तंत्र बीमारी जैसे जुकाम ये एडिनो वायरस के कारण होता है। और एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV एक रेट्रोवायरस है जिसका ऊष्मायन अवधि जो है ज़्यादा होता है, और ऊष्मायन अवधि वे समय होते हैं, उस समय को कहते हैं जब लक्षण और संकेत किसी बीमारी के दिखाई दें। HIV का ऊष्मायन काल सप्ताह से लेकर कई वर्षों तक होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो केवल सेकेंड ऑप्शन राइट है। इसमें बताना सही उत्तर कौन सा? मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में सहायक है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में सहायक है, ठीक है। कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में तो क्या है? अक्षम है, ठीक है, असहायक है। मानव शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं करता है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, परंतु इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है, इसीलिए कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कौन सा कथन सही है? उल्ब में तरल होता है। उल्ब एमनियन तरल पदार्थ का आवरण होता है। पराश्रव्य ध्वनि क्रम विक्षण किसी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है। तो इस तरीके से देखें तो देखा जाए तो ये जो कह रहा उल्ब में तरल होता है, ठीक है, उल्ब में तरल होता है, तो ये भी सही है। और पराश्रव्य ध्वनि क्रम विक्षण किसी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है, तो ये भी आपका सही है। आगे चलते हैं, कथन कारण बताना है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। अधिकांश विटामिन कह रहा है मानव शरीर में अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। कारण मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक का ही संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ए सही है, किंतु आर गलत है। कि जो है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, मतलब इसका मानव शरीर स्वयं विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। विटामिन तो भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों का मानव शरीर द्वारा अत्यंत कम मात्रा में ही संश्लेषण किया जाता है। आगे चलते हैं, सुमेलित नहीं है। विटामिन B6 धान का चोकर राइस ब्रांड। B2 जो है ये आपका किस में मिलेगा? ये आपका मिलेगा हरी सब्जी में। हरी सब्जी खाएंगे तो विटामिन B2 मिलेगा। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल। विटामिन के अल्फा। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। मतलब इसका आंसर क्या है? दमन और दीव। दमन एवं दीव में क्या है? लिंगानुपात जो है वो न्यूनतम है। 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही जो है अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम में देखें तो उत्तर प्रदेश में देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले 5 जिलों का सही अवरोही क्रम जो है, अवरोही क्रम तो सबसे ज़्यादा देखें तो वो है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में 80.12% है समथिंग, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और वहीं कानपुर नगर की बात करें, गौतम बुद्ध GK गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर औरैया GK औरैया इटावा, जी को गौतम बुद्ध कानपुर औरैया इटावा, गौतम बुद्ध कानपुर औरैया इटावा, ये क्रमशः आपके हैं। और एक है गाजियाबाद, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। भारत में नगरीकरण के संबंध में कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60 से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, ठीक है। और 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आगे चलते हैं, 2000 सही अवरोही क्रम के अनुसार नगरीय केंद्रों को सही अवरोही क्रम के अनुसार लगाना है। मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी। तो इस तरीके से देखा तो पहले आपका क्या आएगा? गाजियाबाद, फिर आपका आएगा आगरा, फिर वाराणसी, फिर मेरठ, यानी 2 3 4 1 2 3 4 1।
सुमेलित करना है कूट का प्रयोग। चलिए देख लें। अब आ गया इकोनॉमिक्स का। लॉरेंज वक्र के हिसाब से क्या किया जाता है? आय वितरण, ठीक है। लॉरेंज वक्र आय वितरण दिखाता है। वहीं फिलिप्स वक्र जो है ये मुद्रास्फीति और रोजगार दिखाता है। फिलिप मुद्रा और बेरोजगारी के बीच में दिखाता है। एंजल वक्र जो है ये आपका क्या कर रहा है? आय और व्यय बताता है, ठीक है। वहीं लाफेर वक्र की बात करें तो कर दर बताता है, ठीक। ये हो गया आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कथन पर विचार करना है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में, ये तो एकदम सही है, लेकिन जो उद्योग है चीनी उद्योग वो देखा जाए तो इस तरीके से एक गलत है और सही है। ये देखिए, तो भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और द्वितीय उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ विश्व का लगभग 90% गन्ना पैदा किया जाता है। अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय और जो उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण इसका जो औसत वार्षिक तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश यहाँ मतलब औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। गन्ने की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि इसमें शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसके गन्ना उत्पादक राज्य माने जाते हैं। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का 45% गन्ने का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण देखा जाए तो यहाँ का चीनी उद्योग दक्षिण भारत की तुलना में अधिक विकसित है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है और सेकंड सही है। नेक्स्ट चलते हैं, सही सुमेलित नहीं है। UPCAR मतलब उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है लखनऊ में है। IARI मतलब कि क्या हो गया? इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। IVRI इसका मतलब हुआ कि इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है आपका कहाँ पर है? ये कानपुर में नहीं, बरेली में है, इज्जतनगर बरेली में है। और NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च, तो ये हरियाणा करनाल में है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट कौन सा सुमेलित नहीं है? तेल शोधन मथुरा, उर्वरक लखनऊ, कालीन भदोही, एल्युमिनियम सोनभद्र। यही उर्वरक जो है ये लखनऊ में नहीं बल्कि गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर यहाँ स्थित है, लखनऊ में नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति के संदर्भ बताना कौन सा सही है? ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह। क्या कह रहा है? ऊंची रेपो दर का क्या तात्पर्य है? कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह होगा, ठीक है। वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट पे भरोसा किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही है। आगे चलते हैं। RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट के क्या उद्देश्य हैं? चलिए देख लेते हैं क्या उद्देश्य हैं। ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में हेल्प करती है। ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करती है जो ऋण लेने बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। जो ऋण देने वाले, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि बैंकों द्वारा जो अपनाई विधि है उसमें पारदर्शिता होगी, साथ ही साथ यह जो ऋण लेने वाले ऋण लेंगे और जो बैंक होंगे उन दोनों के लिए, यानी जो ग्राहक होंगे और बैंक दोनों के लिए न्याय संगत होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। विचार करना है उनके ऐतिहासिक क्रम, मतलब बताना है कौन सा कब हुआ है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण की बात करें तो 1975 में हुई थी। अग्रणी बैंक की बात करें तो 1969 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण 1975 और SBI की बात करें तो 1955 में हुई थी। और नाबार्ड की बात करें तो 1982 में हुई थी। तो कौन सा पहले होगा? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि 4, और उसके बाद आप लगाएंगे कौन सा? अग्रणी बैंक 1969,
यानी कि 4-2, ये बी ऑप्शन। ठीक है, ग्रडी ये मतलब क्रमशः इस कालक्रम वाला बहुत क्वेश्चन आजकल के टाइम में आता है, तो इसको तो हमेशा जो सन है, ईयर्स हैं, वो अच्छे से रट लीजिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, अग्रणी 1969, नाबार्ड 1982, SBI 1955। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। ठीक है, कारण क्या है? राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार द्वारा RBI से उधार लेकर तो सरकार की देयता से लेकर अपने खर्च पूरा करना, सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर अन्य देयता से लेकर अपने खर्च पूरे करना। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों के पारित होने के मतलब कालक्रमानुसार इनका बताना कि कौन सा सही है। विदेशी विनियमन नियमन अधिनियम, विदेशी विनियमन नियमन, फेरा, इसको बोलते हैं फेरा। फेरा का फुल फॉर्म, कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। फेरा यानी विदेशी विनियमन नियमन अधिनियम, ये आया था 1973 में। MRTP एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम, ठीक है, ये देखा जाए MRTP ये आया था 1969। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया था? 2002। वहीं विदेशी विनियमन प्रबंधन अधिनियम जो कि फेमा है, ये 1999। तो सन अपना याद रहेगा तो आप मिला भी लेंगे। आगे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्र में होती है। शहरी गरीबी की जड़ क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में होती है। ठीक है, कारण क्या? ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। कथन कारण दोनों सही है भाई, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है। देखा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रोजगार के लिए शहर की ओर बहुत अधिक संख्या में प्रवास करते हैं। जैसे शहरों में गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है, तो कह सकते हैं कि शहरी गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कम होता है, तो कारण भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या यही नहीं है कि इसी कारण से। ठीक है, जाते हैं। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, 15 जुलाई 2015 में की थी, ये तो सही है। कारण क्या था? भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना। इसका उद्देश्य था भारत के युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में, केवल एक ही सेक्टर नहीं था, एक ही क्षेत्र नहीं था, सूचना तकनीक में करना है। अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। संवैधानिक सरकार वह है, क्या है? देख लेते हैं क्या है। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये है संवैधानिक सरकार की, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। कथन कारण, भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। सही है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन कारण, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। तो ये एकदम सही है कि इसका मतलब लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती है। तो सही है, भारत का अपना संविधान भी है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, मतलब कौन से कार्य की और इनकी क्या है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, एक मिनट, और क्या दिया है देख लेते हैं। संसद सदस्य, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो जो शपथ लेता है वो किसके लिए शपथ लेगा? कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेगा। ठीक है, कहाँ चला गया? ठीक, और वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे? संविधान, ऊपर दिया है संविधान एवं विधि की, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का सदस्य न्यायाधीश होगा वो संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेगा। ठीक है, वहीं संसद सदस्य की बात करें, संसद सदस्य क्या कहता है कि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। और वहीं बात करें संघ के मंत्री क्या करते हैं? वो कहते हैं कि सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे। ठीक है, इस तरीके का ये लोग शपथ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद बताना है कि किससे संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 15(4) एंड 16(4) ये किसके लिए है? ये जो है अनुच्छेद 15 ये OBC के लिए है, ये OBC से संबंधित है।
ओबीसी से संबंधित है, और 15(6) और 16(6) जो है ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 243D जो है ये पंचायती राज संस्था से संबंधित है, और 330 लोकसभा सीट से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर। कारण, भारत संघ इकाइयों से होते हुए समझौतों का परिणाम नहीं है, इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, व्याख्या भी कर रहा है। सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। तो ये क्या सही है कि सहकारी सोसाइटी बनाना भारत का एक मूल अधिकार है? तो बिल्कुल 19(1) के गांव में ये दिया गया है कि आप सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है। तो ये भी एकदम सही है, क्योंकि ये सूचना अधिकार के अधिनियम के तहत नहीं आती है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक, 40 ग्राम पंचायत, 44 समान नागरिक संहिता, 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 में है, आर्टिकल 50 में। 48 में क्या है फिर? तो कृषि और पशुपालन का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये राष्ट्रपति थे और इनकी अवधि आपको बतानी है कि इस अवधि के दौरान ये थे या नहीं। चलिए देख लेते हैं, मिलाना है। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये 1974 से 77 तक बने थे। संजीव रेड्डी की बात करें तो 1977 से 82 थे। जाकिर गिरी की बात करें, जाकिर गिरी तो 69 से 74 थे, और हुसैन जो थे 67 से 69 थे, 67 से 69। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, करेक्ट है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, कि राष्ट्रपति की भी तो सीमा होती है, ऐसा थोड़ा कि उनकी भी सीमाएं नहीं है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है वो संवैधानिक व्यवस्था और विधि द्वारा विनियमित है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य हैं, ए और बी। बताना कथन कारण, भारतीय वन सेवा का अस्तित्व 1963 में राज्यसभा की संस्तुति का परिणाम है। ठीक है, राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित कर सकते हैं। तो कारण तो सही है, कारण सही है, लेकिन ए जो है वो आपका गलत है। ठीक है, ए आपका गलत है। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो ये आपको बताना है कौन कौन थे वित्त मंत्री। तो इसमें जो है वीपी सिंह, वेंकट रमन, वाई चौहान, प्रणब मुखर्जी, ये चारों रहे हैं। ठीक है, कब कब रहे हैं इतना मत पढ़िए, आगे चलिए। 101 देख लेते हैं। कोई व्यक्ति, कौन सा सही है? जब उसने 30 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केवल 2 सही है, क्योंकि अगर राज्यपाल के पद पर नियुक्त होना है तो उसके लिए आपको 35 साल की उम्र पूरी कर चुका होना चाहिए। ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। और आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने का अधिकार 157 आर्टिकल में है, जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं, और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे व शहर स्थित है? तो गंगा जो है ये बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर, सई प्रतापगढ़। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। गलत,
यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये सही है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। सूर सरोवर आगरा जिले में स्थित है और मानव निर्मित जलाशय, ये ध्यान रखिएगा। इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल और तमिलनाडु में 18 रामसर स्थल। नेक्स्ट क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्रालय के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ बताना है कि कौन सा कहाँ का है। लहसुन जो है ये मैनपुरी का है। प्याज जो है गाजीपुर का है। मिर्च जो है देवरिया का है और हल्दी ललितपुर का है। अब हल्दी ऐसे याद कर लीजिए, हल्दी होता है लाल, लेकिन इसको बना दीजिए पीला, तो हल्दी लाल यानी लाल, ललित यानी पीला, तो हल्दी ये हो गया। लहसुन मैन, ठीक है। और प्याज गाजी, प्याज गजा, प्याज पूरा गजा हुआ है, भरा हुआ है, गजी। और मिर्च जो है देवरिया। निम्न में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए सही है। प्रतापगढ़ किसके लिए? कालीन के लिए नहीं, आंवला के लिए फेमस है, तो बी ऑप्शन गलत है। बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। नेक्स्ट सीमेंट चुर्क, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर, फर्नीचर बरेली के लिए है। ठीक, आगे चलते हैं। पीतल का सामान मुरादाबाद। माचिस जो है ये आपका बरेली हो जाएगा। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। ठीक। बमरौली कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है। चकेरी कानपुर में है। हिंडान गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज रायबरेली में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लोकगीत है चैती कैसा है? मौसमी गीत है चैती। कजरी विवाह में गाया जाता है। रसिया ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपके आ गए हैं, ये भी अभी यूपी का ही। कनक भवन कहाँ पर है? कनक भवन अयोध्या में है। कामदगिरी जो है आपका, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर बांदा में है। देवाश्री बाराबंकी में है। अब आपका रीजनिंग का आ गया है। रीजनिंग का छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आपको PDF शेयर कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, बाकी देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन जो डिस्कस करने लायक है। हाँ, ये देख लेते हैं। फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान वर्ष 2022 का विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को प्रदान किया गया। ठीक है। महर्षि व्यास पुरस्कार आंजनेय शास्त्री को दिया गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के तटीय गांव कुलाशेखरपट्टनम में रखी। ठीक है। यह स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया गया, तो सी ऑप्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के थुथुकुडी में दूसरा स्पेस पोर्ट है। नेक्स्ट 24-25 बजट छोड़ दिया, 25-26 का बजट आ चुका है, तो इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 30 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसके अनुसार कुल 180 देशों को स्थान दिया गया है, ना कि 182 देशों को दिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर जो होगा आपका 1, 3 और 4 सही होगा, यानी कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। सबसे ईमानदार देश डेनमार्क है और भारत को 93rd और सोमालिया अंतिम स्थान पर है। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया है? तो किसने? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। 2024 में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई तक हुई। ठीक है। और भारत इस सत्र की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। फरवरी 2024 में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी, तो ये भी सही है। और 2 जनवरी 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है।
नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद शहर में बनाया जा रहा है। तो ये तो एकदम सही है। इस संग्रहालय की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी, नहीं बल्कि जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं किशन रेड्डी, उनके द्वारा ये रखी गई है। तो इस तरीके से 2 गलत है, ए सही है। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया। इस संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया गया। तो ये तो सही है कि इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है, लेकिन इसका उद्घाटन 2 फरवरी को नहीं बल्कि 6 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य फोकस क्या है? किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये तो एकदम सही है। ठीक है, और क्या दिया है? इस योजना को 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उद्देश्य है। इसके लिए सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया। ठीक है, इस योजना में देश के करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसको 75,000 करोड़ रुपए में अधिक के निवेश के साथ लॉन्च किया गया है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये फरवरी असत्य कथन बोला है ना, असत्य कथन, तो कोई भी इसमें सत्य नहीं है। तो ये सही है, फरवरी 2024 में ये लॉन्च किया गया और इसमें इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है 300 यूनिट निःशुल्क 1 करोड़ परिवार को हर माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त किया जा सकता है। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से ये किया गया। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। संघीय बजट हटा देते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, प्रवासी भारतीय 9 जनवरी। तो 1, 2, 3, 4 क्रमशः ये। 19 फरवरी 2024 को कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इसका शिलान्यास है नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये है संभल जिले में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 140 क्वेश्चन हो गए। खाली मैंने 8 से 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के स्किप किए हैं, बाकी सारा डिस्कस किया है। काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, मुझे लग रहा है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।